हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर देख रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। इसमें हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं और फास्ट रेट रिएक्शन और स्लो रेट रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट और एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या होता है, किसी निश्चित समय पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं, जैसे हमारा है A प्लस B, ये मैंने बताया था आपको, इससे हमें C प्लस D मिल रहा है, तो ये होगा हमारा अभिकारक। ये हुआ हमारा अभिकारक और ये हुआ हमारा उत्पाद। या तो इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। किसी निश्चित समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये पूरी हमारी हो गई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सांद्रता में परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहते हैं। नोट करेंगे आप लोग, एक कॉपी पेन लेके नोट करते जाएंगे साथ साथ। किसी निश्चित समय पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या रिएक्टेंट या रिएक्टेंट या उत्पाद, इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, की सांद्रता परिवर्तन, की सांद्रता कंसंट्रेशन, सांद्रता परिवर्तन की दर को ताक्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। दर को ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसे V इंटेंस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ताक्षणिक वेग, जो ये ताक्षणिक वेग होता है, यही हमारे किसी भी अभिक्रिया का वास्तविक या रियल वेग होता है। ताक्षणिक वेग किसी अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। ठीक है, तो ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, किसी निश्चित टाइम, मतलब कि टी हो गया हमारा
कांस्टेंट, टी हमारा कांस्टेंट हो गया, किसी निश्चित समय पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता की परिवर्तन की दर को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग हमारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है। ठीक है, जैसे हम नोट कर लीजिए, इसे नोट हो गया। तात्क्षणिक वेग को हम वी आई इंस्टेंटेनियस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने ले लिया a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, इसमें हमारा ये हो गया अभिकारक, ये हो गया हमारा उत्पाद। ठीक, ये रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अगर इसका तात्क्षणिक वेग देखेंगे हम लोग, तो जैसे एवरेज वेलोसिटी थी, उसमें हम लोग क्या कहते थे, एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली थी, एवरेज वेलोसिटी, इसे हम लोग डेल्टा सी अपन डेल्टा टी से व्यक्त करते थे। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन परिवर्तन था, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें है हमारा, इसे हम लोग डेल से डिनोट करते थे, इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसमें हमारा t इक्वल टू वेरी वेरी लेस होता है, वेरी वेरी लेस, तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं, डेल्टा की जगह डी से करते हैं। ठीक है, तो इसका वेग हो जाएगा हमारा तात्क्षणिक वेग, ये हो जाएगा, ये हमारा जो अभिकारक होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, इसलिए ये निगेटिव में होगा, माइनस डी ए हो जाएगा यहाँ पे, डी ए अपन डी टी, बी के लिए हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस में होगा, इसकी भी वैल्यू घटती जाएगी, ये हो जाएगा हमारा डी टी, ये इक्वल होगा इसकी कंसंट्रेशन की, ये हमारे भी बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू, इसलिए हो जाएगी ये हमारा प्लस में होगा, प्लस डेल्टा सी अपन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपन कैपिटल डी ना, अपन डी टी, ये होगा। ठीक है, यदि हम इसमें इसके पहले मोल्स की संख्या ले लें, जैसे हमारा हो गया N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D, तब हमारा तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा, हमारा V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस में, माइनस 1/N1 बटे में होगा, ये हो जाएगा हमारा D कंसंट्रेशन ऑफ A अपन dt इक्वल टू माइनस 1/N2 डेल्टा D कंसंट्रेशन ऑफ B अपन dt इक्वल टू 1/M1, इसकी वैल्यू होगी हमारी प्लस में, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारी जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये हो जाएगा हमारा D कंसंट्रेशन ऑफ C अपन dt इक्वल टू प्लस 1/M2 D कंसंट्रेशन ऑफ D अपन dt। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारे अभिकारक रिएक्टेंट में मोलों की संख्या N1 तथा N2 है, A के लिए N1 है और B की मोलों की संख्या N2 है, और उत्पाद में C की मोलों की संख्या M1 तथा D के मोलों की संख्या M2। ठीक, जैसे इसके लिए अगर हम कोई रिएक्शन नोट करें, एग्जांपल देखें, जैसे हमारा N2 प्लस 3H2, इससे हमारा क्या बनेगा, अमोनिया 2NH3, अमोनिया हमारा इसमें प्राप्त होगा, तो इसके लिए हमारा V इंस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, VINST इक्वल टू N2 के लिए क्या होगी,
इस यहाँ पे कुछ नहीं, इसकी मतलब होगा 1, तो 1/1 माइनस में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। H2 के लिए क्या हो जाएगा, -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये होगा हमारा इसके इस रिएक्शन के लिए V इंस्टेंट की वैल्यू। नोट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं। प्रारंभिक वेग जैसे नाम से ही पता चलता है कि जब हमारी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है, मतलब t इक्वल टू 0। प्रारंभ वेग, सॉरी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ये हमारा क्या, प्रारंभिक वेग जब t इक्वल टू 0, किसी भी रिएक्शन में t इक्वल टू 0 प्रारंभ में, ठीक है, समय पर t इक्वल टू 0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। t इक्वल टू 0 समय पर किसी भी रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमारा क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन और टाइम पर, तो इसका ग्राफ हमें ऐसे प्राप्त होगा, ऐसे। ये होगा हमारा कंसंट्रेशन, ये हो गया हमारा टाइम। यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू 0। जब समय हमारा 0 था तब कंसंट्रेशन अधिकतम थी। जैसे जैसे समय हमारा बढ़ता गया वैसे वैसे जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया उसकी कंसंट्रेशन घटती गई, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। यदि सांद्रता, या कंसंट्रेशन तथा टाइम के बीच, या समय के बीच हम ग्राफ खींचे तो यदि सांद्रता तथा टाइम t के बीच हम ग्राफ खींचे तो t इक्वल टू 0 समय पर कंसंट्रेशन या सांद्रता की वैल्यू अधिकतम होगी, वैल्यू अधिकतम होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, वैसे वैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रारंभिक वेग। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे,
इसके बाद हम लोग देखेंगे किसी केमिकल काइनेटिक्स को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जैसे पहला हो जाएगा हमारा अभिकारक की सांद्रता। इसमें हमारा प्रारंभिक वेग में क्या था, t = 0 समझ लेंगे। t = 0 मतलब कि जब कोई भी रिएक्शन प्रारंभ होगी तब उसका मतलब जब t = 0 समय पर किसी भी क्रिया का जो वेग होगा वही हमारा प्रारंभिक वेग होगा। जैसे जैसे ग्राफ में हम लोग क्या था, t = 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता अधिकतम थी, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक बल गतिकी को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक बल गतिकी को प्रभावित करने वाले कारक। वाले कारक, ठीक है। पहला नंबर है इसमें हमारा अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक या अभिकारकों, जैसे एक से अधिक होगा तो प्लूरल हो जाएगा। अभिकारकों की सांद्रता या कंसंट्रेशन। यहाँ पे है हमारा अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वेरी वेरी सॉरी। अभिकारकों की सांद्रता, तो इसका क्या होगा, हमारा किसी भी अभिक्रिया का वेग जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी सांद्रता भी बढ़ती जाएगी। हमारा होता क्या है, किसी अभिकारक की सांद्रता तथा उसका वेग एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसलिए जैसे जैसे हम वेग की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारी सांद्रता बढ़ती जाएगी, या सांद्रता की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा वेग बढ़ता जाएगा। अभिकारक या अभिकारकों का वेग, अभिकारक का वेग तथा अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया का वेग, अभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग होगा ना, अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता सदैव समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी, या जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग घटेगा सांद्रता भी घटती जाएगी। या अभिक्रिया का वेग घटेगा
भी घटेगी, सांद्रता भी घटेगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन अनुक्रमानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा ताप। दूसरा नंबर देखेंगे, इसमें क्या है, जैसे जैसे हमारी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी घटेगी वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी घटेगी। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाइए, समझते जाइए, या समझते जाइए पहले, फिर पॉज करके नोट करते जाइए। दूसरा कारक है हमारा ताप। ताप पे हमारा क्या है, ताप जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा। ठीक है, वेग बढ़ेगा तो हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अणुओं के बीच में टक्कर भी बढ़ेगी। ठीक है, और टक्कर अधिक होगी तो संक्रियण ऊर्जा प्राप्त होगी। किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ने पर उसकी मतलब हाँ, किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं की जो अभिक्रिया की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, या अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनमें टक्कर भी अधिक होंगे। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी जिससे अणुओं के मध्य टक्कर अधिक होंगे। ठीक है, जब टक्कर अधिक होंगे तो जिससे टक्कर अधिक होंगे, टक्कर अधिक होने से देखिए एक बार, किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो अणु होंगे रिएक्शन में उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो आपस में अधिक टक्कर करेंगे, और टक्कर अधिक होने से सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं।
ठीक है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, किसी अभिक्रिया के ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी अभिक्रिया में हम लोग ताप इंक्रीज करेंगे तो उनके जो अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके आपस में टक्कर अधिक होंगे, जिससे वो सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त करेंगी। एक्टिवेशन एनर्जी जब प्राप्त करेंगे तब उनका वेग बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग टी टेम्परेचर लेते हैं, टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नोट कर लीजिए इसे। टी डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि वेग स्थिरांक का मान kT है, तब यदि T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक, इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वेग स्थिरांक का मान k t प्लस 10 होगा, अतः यहां पे क्या होता है, k t प्लस 10 अपान के टी, ये हमारा होता है इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी होती है। जैसे इसका हमने तब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो इसका जो अभिक्रिया की दर हो गई वो हमारी 2 गुनी हो गई। इसके बाद नोट कर लेंगे थोड़ा सा, अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नोट करेंगे, थोड़ा सा नोट करते जाइए, अपने लिए एक नोट्स बनाते जाइए, जो खुद की नोट्स होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर जो वेग स्थिरांक का अनुपात होता है, वेग स्थिरांक, यही हमारा वेग स्थिरांक का अनुपात है, का अनुपात हमारा ताप गुणांक कहलाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर, मतलब कि दोनों के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होगा, पर वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है, गुणांक जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, कहलाता है। ठीक है, तो ताप गुणांक म्यू इक्वल टू हो गया हमारा kT प्लस 10 अपान kT। ऊपर हमारा टेम्परेचर कितना होगा, जैसे हमने T इक्वल टू 25 ले लिया,
यदि टी इक्वल टू 25, तो 25 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 25 प्लस 10 अपन टी 25, ये हो गया हमारा टी 35 अपन टी 25, यही हुआ हमारा ताप गुणांक। ठीक है, नोट करिए।